आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एक वीडियो 5 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें MBBS के स्टूडेंट्स सिर मुंडाए हुए, हाथ पीछे की तरफ बांधकर और सिर झुकाए हुए एक कतार में चलते नजर आते हैं। 6 मार्च को इस वीडियो का हवाला देते हुए एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन 7 मार्च को एंटी रैगिंग कमेटी और मेडिकल कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में स्टूडेंट्स ने रैगिंग से इनकार कर दिया और सिर मुंडाने के लिए डैंड्रफ जैसी वजहें बताई। ये जाहिर सी बात है कि सीनियर स्टूडेंट्स ने ही उनसे ऐसा करने को कहा होगा। एक साथ इतने बच्चे अपने आप बाल तो नहीं कटवाएंगे। पिछले कई सालों से मेडिकल कॉलेज में ये चलन बन गया है और लोगों के लिए ऐसी खबरें आम बात। आपके दोस्तों के साथ भी कभी रैगिंग हुई होगी, जान पहचान में आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, कॉलेजेस में इवन आपने देखा होगा। किसी के साथ होता है तो ये पता भी नहीं चलता और किसी के साथ ये एक भयानक मजाक का रूप ले लेता है कि वो एट लास्ट सुसाइड ही कर लेते हैं। लेकिन कानून होने के बावजूद भी ऐसी खबरें क्यों आती हैं? क्या जो रैगिंग कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में नहीं पता, या जिनके साथ ये हो रहा है उन्हें इस कानून के बारे में नहीं पता? रैगिंग को लेकर आपको क्या क्या जानने की जरूरत है? आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको बताएंगे रैगिंग के इतिहास के बारे में, इसको लेकर कानून क्या है और सजा क्या है जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर है ये ज्ञान ध्यान। मैं हूँ खुशबू। रैगिंग ये शब्द पढ़ने में सामान्य लगता है ना? लेकिन इसके पीछे भयावहता को वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। वैसे रैगिंग यानी कि सीनियर स्टूडेंट्स की ओर से फ्रेशर्स या जूनियर से इंट्रोडक्शन लेने का एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये ट्रेंड आया कहाँ से, ये भी जानना जरूरी है। कहा जाता है कि रैगिंग की शुरुआत 7वीं और 8वीं शताब्दी में खेल के रूप में ग्रीस में हुई थी। इस गेम में कुछ नए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, तब स्पोर्ट्स स्पिरिट जगाने के लिए रैगिंग का सहारा लिया गया था। सभी जूनियर खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स स्पिरिट पैदा करने के लिए उन्हें चिढ़ाया गया, उनकी इंसल्ट की गई। इसके बाद इसी रैगिंग के तरीके को यूरोपीय सेना ने भी अपनाया, लेकिन बदलते वक्त के साथ रैगिंग का रूप भी बदल गया। जब रैगिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पहुंची तो ये हिंसक होती चली गई और इसके लिए ग्रुप तक बनाए जाने लगे। जूनियर्स के साथ अभद्र हरकतें की जाने लगी, उन्हें मानसिक और शारीरिक टॉर्चर दिया जाने लगा। सीनियर इसे जूनियर्स की श्रद्धा बताते। ये श्रद्धा ना झेल पाने वाले स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाने लगे, पढ़ाई छोड़ देते या फिर एट लास्ट सुसाइड कर लेते। इन्हीं सब वजहों से भारत में रैगिंग को बंद कर दिया गया। रैगिंग की वजह से दुनिया में पहली मौत 1873 में हुई, जब न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से गिरकर एक जूनियर स्टूडेंट की मौत हो गई। इंडिया में रैगिंग की शुरुआत अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा से शुरू हुई थी। तब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, लेकिन शुरुआत में इंडिया में रैगिंग कुछ अलग तरीके से की जाती थी, जो सिर्फ सीनियर और जूनियर के बीच एक दोस्ती बढ़ाने के लिए हल्का फुल्का मजाक हुआ करता था। तो पहले समझते हैं कि कानून की नज़र में रैगिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो कब किसका व्यवहार रैगिंग की कैटेगरी में आएगा, सुनिए हमारे सहयोगी सूरज कुमार से। खुशबू, देखिए, पिछले दशक की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये इन हर जगहों पर क्या होता था कि रैगिंग को लेकर एक बहुत ही बुरी तस्वीर हमें देखने मिलती थी। कई सुसाइड्स के भी मामले सामने आए हैं इसको लेकर। तो अब रैगिंग किसको कहें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि रैगिंग किसको माना जाए। क्या आप किसी पे कमेंट कर रहे हैं उसको रैगिंग माना जाए, या फिर आप किसी को मार रहे हैं उसको बेइज्जत कर रहे हैं उसको रैगिंग माना जाए? तो पूरा क्लियर नहीं था। तो उसी को लेकर ना कुछ पॉइंट्स बनाए गए कि हाँ साहब, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसको रैगिंग माना जाएगा। तो उसमें एक पहला था कि अगर कोई संस्थान है या फिर हॉस्टल है, उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को उसके रंग रूप या फिर पहनावे के आधार पर अगर आप उस पर टिप्पणी करते हैं तो, या फिर आप उसके स्वाभिमान को भी आहत करते हैं, तो उसका क्या होगा ना कि उसको रैगिंग माना जाएगा। उसको प्रताड़ित करना मतलब उसको रैगिंग मानना। दूसरा होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को उसकी क्षेत्रीयता यानी फिर वो कहाँ से आता है, भाषा क्या है, जाति के आधार पर उसका अगर अपमान करते हैं, उसे किसी दूसरे नाम से लेकर पुकारते हैं। खैर हम लोगों के यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड से अगर लोग आते हैं तो उनको अक्सर लोग चीनी चीनी कहकर पुकारते हैं। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब रैगिंग के बिंदुओं में आ जाते हैं कि उसको हम लोग रैगिंग मानते हैं। एक होता है कि अगर स्टूडेंट्स की नस्ल या फिर परिवार, अतीत,
फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर उसे बेइज्जत करते हैं, तो उसको भी रैगिंग माना जाता है। एक होता है खुशबू कोई टास्क दे देना, उसको करने के लिए बोलना। जैसे आप देखती होंगे कि कोई भी अगर नया बच्चा है वो किसी कॉलेज में जाता है, एडमिशन लेता है, तो जो सीनियर होते हैं वो क्या कहते हैं कि उसको टास्क दे देते हैं कोई, कि तुम जाओ फलाना काम करके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम जाओ ये गुलाब है ना उस लड़की को देकर आओ, ठीक है, और ये तुम्हारा एक टास्क है। तो वो लड़का जाता है, उस लड़की को गुलाब दे के आता है, और फिर उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है उसको, या तो लड़की चाटा मार सकती है या फिर कुछ भी कर सकती है। तो क्या होता है वो लड़का डिप्रेस हो जाता है, मे बी चांसेस हैं। तो ये सब जो टास्क है ना, ये सब भी रैगिंग के अंदर में आते हैं। और यूजीसी ने ये साफ कहा है कि अगर धर्म जाति के आधार पर किसी छात्र का मजाक उड़ाया जाता है और उसे लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, तो उसे रैगिंग कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यूजीसी ने निर्धारित की हैं कि ये सब चीज़ें, ये सब बिंदु, ये सब पैमाने रैगिंग में आएंगे। सैफई यूपी का सबसे वीआईपी गांव माना जाता है। साल 2019 में जिस वजह से ये चर्चा में आया वो बहुत डरावना था। यहाँ भी मेडिकल साइंस में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग हुई, 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 150 स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ भी स्टूडेंट्स ने पुलिस या प्रशासन से रैगिंग की शिकायत नहीं की। 2009 में धर्मशाला के राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और प्रताड़ना का शिकार हुए छात्र अमन काचरू की मौत ने देश को झकझोर दिया था। काचरू की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए रैगिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक सब कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में रैगिंग को शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा घाव बताते हुए इसके खिलाफ कड़े नियम और रैगिंग की परिभाषा बनाए जाने पर जोर दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काचरू केस में एंटी रैगिंग कानून को मजबूती मिली थी। वैसे तो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज में पूरी तरह से बैन लगाया जा चुका है। आपको हर कॉलेज के बाहर रैगिंग फ्री कैंपस का टैग भी दिखता होगा, मगर फिर भी आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां हमें सुनने मिलता है कि किसी सीनियर ने स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन लेने की आड़ में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके खिलाफ एंटी रैगिंग कानून है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके तहत सजा का प्रावधान भी है। इसके बारे में बता रहे हैं नो टू रैगिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर डॉक्टर कुशल बनर्जी। एक्चुअली हमारे देश में कोई नेशनल एंटी रैगिंग एक्ट है नहीं। अभी हमारे पास जो है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट डिफरेंट जो बॉडीज है हमारे, यूजीसी है, उस टाइम मेडिकल काउंसिल था, अभी एनएमसी बन गया। तो ये जो बॉडीज हमारे पास एआईसीटीई है, तो इन सब बॉडीज को सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट था उसके आधार पे उनकी अपना अपना रेगुलेशंस बना। रैगिंग की कोई शिकायत आने के बाद कॉलेज को उसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा। तो इंक्वायरी करने के बाद जो अगर वहाँ पे किसी को दोषी पाया जाए तो उसके लिए पनिशमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज है। डिफरेंट कैटेगरीज मतलब डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। तो मतलब छोटे से छोटा ये हो सकता है कि उसको कुछ क्लास करने से रोका जा रहा है कि ये क्लास नहीं कर पाएगा, और मतलब उसकी जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, या हॉस्टल से उसको निकाल दिया जाएगा। इवन उसकी जो एग्जाम है उसकी रिजल्ट विथेल्ड रखा जाएगा, ऐसे हो सकता है। इवन इन सीरियस केसेस उसकी जो एडमिशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको कुछ सेमिस्टर के लिए कॉलेज से निकाला जा सकता है, या पूरी तरह कॉलेज से निकाला जा सकता है। शुरू में ये माना जाता था कि रैगिंग सिर्फ सीनियर्स और फ्रेशर्स के बीच एक सोशल इंटरेक्शन का मीडियम है। ब्रेकिंग द आइस कॉन्सेप्ट भी कहते थे। नए स्टूडेंट्स जब पहली बार कॉलेज आते हैं तो उनके अंदर एक हिचकिचाहट होती है, शाइनेस होती है, तो रैगिंग एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तनाव और झिझक को दूर करने में मददगार माना जाता था। लेकिन वास्तव में ये धीरे धीरे फ्रेशर्स के दर्द, तनाव और हीनता की भावना की वजह बनता गया। अगर इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जब ये पहले इस कॉन्सेप्ट के तहत शुरू हुआ था, तो अब प्रॉब्लम क्या है, ऑफेंस क्यों समझा जाता है रैगिंग को, समझा रहे हैं डॉक्टर कुशल बनर्जी। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बनाया गया, ये मीथ था, ये ट्रुथ नहीं था। कौन लोग प्रोपेगेट कर रहे थे? जो लोग रैगिंग के फेवर में थे, जो रैगिंग करते थे। रैगिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब अगर मतलब आइसोलेटेड मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि देखिए अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वो ज्यादा ताकतवर है, फिजिकली पावरफुल है, तो दूसरे बच्चे के ऊपर टॉर्चर करते हैं। अब उस बच्चों को आप वहाँ पे नहीं सुधारोगे तो वो बच्चा बड़ा होकर कॉलेज जाएगा तो वो अपनी जूनियर्स के ऊपर रैगिंग करेगा। तो अगर आप रैगिंग कर रहे उस टाइम भी आप उसको नहीं रोक रहे हो, उसको नहीं सुधार रहे हो, तो वही जो बच्चा है वो बड़ा होकर कोई
जहाँ पे जाएगा काम में, वहाँ पे वर्क प्लेस एब्यूसेस होंगे, उसकी शादी होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस होंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की जो ऑफेंस है, ये एक जो रैगिंग कर रहा है या कोई भी बच्चा जो दूसरे के बच्चे के ऊपर स्कूल में भी क्लीन कर रहा है, तो ये उसकी साइकोलॉजी की एक प्रॉब्लम है। तो उसको जल्द से जल्द उसको सुधारना चाहिए। अगर नहीं सुधरेंगे तो इट विल मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने बात की रैगिंग के इतिहास और कानून पर। आपको बताया कि कैसे एक सोशल इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट एक खतरनाक रूप लेता गया, जिससे कई बच्चों की मौत होने लगी। सीनियर्स के लिए ये मजा लेने का साधन हो सकता है, अपने को बड़ा साबित कर धौंस जमाने का भी साधन हो सकता है, लेकिन रैगिंग का शारीरिक मानसिक प्रताड़ना बहुत ही घिनौना रूप धारण कर लेती है। तो कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। कोई सुझाव शिकायत हो उसके लिए भी यही पता है। इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।